तो इसके पीछे का जो ऑथर है, तो ये ऑथर की स्टोरी क्या है बिहाइंड द बुक? ये मतलब इसमें मेरा शायद ही कुछ योगदान हुआ होगा। आई जस्ट टुक अ पेन एंड द स्टोरीज आर ऑल बिहाइंड मी। इसके अलावा आपको और आइडिया कन्वे करने के लिए आपने बुक ही क्यों सोचा? आप तो एक रील्स बना सकते थे, आजकल तो सोशल मीडिया हाँ, प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट फिल्म बना सकते थे। करेक्ट। तो आपने मैसेज कन्वे करने के लिए बुक ही क्यों सोचा? ये बुक एक पूरी तरह से एक मेल पर्सपेक्टिव पे रहने वाला था। आपको राइटर बनने का सपना कब आया? क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, तो वो मुझे फिर वो एंटी फेमिनिस्ट बोले, सूडो फेमिनिस्ट बोले। जो लिखने के टाइम पे आपने कभी ये नहीं सोचा है कि मेल सोसाइटी मुझे क्या कहेगी? लेकिन हमारे साउथ की तरफ ऐसा है कि यार बिना दहेज की शादी होती नहीं है। आपने उस बुक को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? तो एक माँ कंप्लेन भी क्यों नहीं करती, ये भी चीज़ आपको इस बुक में मिलेगी। आज हम बात करेंगे पूर्णचंद्र अतपवार से, द गुड गर्ल स्क्रिप्ट के ऑथर। ये किताब दिखाती है कैसे एडजस्ट कर लो कल्चर और गुड गर्ल इमेज औरत की असली आवाज़ को दबा देती है। चलिए सुनते हैं उनका सफ़र और उनकी सोच। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्ट्रिंट स्टूडियो। स्ट्रिंट स्टूडियो एक कोवर्किंग स्पेस है जो अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसके लोकेशंस नागपुर में 3 जगह पे है। एक तिलक नगर पे, दूसरी केटी नगर पे, तीसरी सीताबर्डी पे। फॉर मोर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आपने किताब लिखा है 10 गुड गर्ल स्क्रिप्ट। तो इसके पीछे का जो ऑथर है, तो ये ऑथर की स्टोरी क्या है बिहाइंड द बुक? ऑथर इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वुमेन। मैंने बचपन से लेकर इवन आज तक मेरे बहनों को ही देखा है बड़ा होते हुए, और मेरी माँ से ज़्यादा मुझे मेरे बहनों ने संभाला है। तो यस, एक लड़का है, लेकिन उस लड़के के पीछे बोलते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरे पास सिर्फ एक नहीं, कई औरतों का हाथ है मेरे पीछे। सो वही से ये स्टोरी है ये। स्टोरी आई है, देखिए, हर किसी के पास माँ बहन मतलब सपोर्ट में रहते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आपने इस बारे में बुक लिखी है? तो पहली बात, मैंने अब बचपन से आज तक मेरी माँ को देखा है स्ट्रगल करते हुए ज़्यादा। अगर घर की बात करूँ, मेरे बहनों को देखा है ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर मेन इन द सोसाइटी। ओके। मेरी मम्मी पहले से जॉब करती थी। अगर मैं आपको मम्मी के बारे में शॉर्ट में बताऊँ, तो 18 साल की एज से मेरे मम्मी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। एंड जब मैं पैदा हुआ उससे कुछ 2 साल पहले मम्मी ने दूसरा एग्ज़ाम देके प्रमोशन लिया। एंड वहाँ से मम्मी की एक ज़िला परिषद में एज़ अ सुपरवाइज़र जर्नी शुरू हुई। वहाँ से जो मैं अपने बहनों से, मेरे पापा से सुनता हूँ मेरे मम्मी के बारे में, मम्मी ने मतलब ये सारे अवार्ड्स अचीव किए थे। माल न्यूट्रिशन के खिलाफ मम्मी ने जो भी काम किया नागपुर डिवीज़न में, स्पेशली गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब चीज़ें सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। तो आप अगर सक्सेस स्टोरी की बात करोगे, तो मैंने ज़्यादा औरतों की सुनी है, वो भी मेरे घर की औरतों की। इसीलिए शायद ये बुक वहीं से आई है। ये मतलब इसमें मेरा शायद ही कुछ योगदान हुआ होगा। आई जस्ट टुक अ पेन एंड द स्टोरीज आर ऑल बिहाइंड मी। तो आपने बुक लिख दी है, आपको इंस्पिरेशन घर से ही मिला है, आपने कहा है। इसके अलावा आपको और आइडिया कन्वे करने के लिए आपने बुक ही क्यों सोचा? आप तो एक रील्स बना सकते थे, आजकल तो सोशल मीडिया हाँ, प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट फिल्म बना सकते थे। करेक्ट। तो आपने मैसेज कन्वे करने के लिए बुक ही क्यों सोचा? इसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहले मेरा एक लॉन्ग टर्म ड्रीम है, रिटायरमेंट वाला ड्रीम है कि मुझे राइटर बनना है। दूसरी चीज़, आपने बोला कि रील्स क्यों नहीं, है ना? वो शॉर्ट वीडियोज़ क्यों नहीं, यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं? वो मैं करता हूँ, वो मैं डालता हूँ, लेकिन अगर आपको आपके नाम पे कुछ एक ठप्पा लगाना है, तो मुझे नहीं लगता कि एक बुक से अच्छा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बना ही रहे हैं आजकल, है ना? इन्फ्लुएंसर्स हम जिनको बोलते हैं। लेकिन आज एक वीडियो बनाएँगे, कल एक वीडियो बनाएँगे, दूसरा कोई आएगा, फिर से वीडियो बनाएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट में आउट ऑफ द बॉक्स खड़ा होना है, कुछ सोचना है, तो मुझे नहीं लगता कि बुक से अच्छा कोई ऑप्शन रहेगा। पर एक बुक लिखने के पीछे काफ़ी मेहनत होती है, क्योंकि हम सोचते हैं क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, पर जब लिखने की बारी आती है हम टोटल ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई मैंने पहला पेज तो लिख लिया हो, दूसरे पेज के लिए मेरे पास कुछ कंटेंट है ही नहीं। तो आपने कंटिन्यूअस आप खुद को मोटिवेट कैसे रखा एक बुक के बारे में लिखने के लिए?
अगेन ये बुक जैसे आई है तो मैंने वही लिखा जो मैंने अपने सराउंडिंग में देखा। दूसरा पॉइंट आपने जैसे बोला बराबर है, मोटिवेशन के तहत अपन 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज लिख लेंगे, उससे ज़्यादा कैसे लिख पाएंगे। तो इसके पीछे कहानी ऐसी है, आई बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ यू ऑल, कि मैं कुछ और लिखने जा रहा था। ये बुक एक पूरी तरह से एक मेल पर्सपेक्टिव पे रहने वाला था। एंड उसका टाइटल भी मैं आपको बताता हूँ कि वो टाइटल ऐसा था कि अ गुड बॉयज रिलेशनशिप गाइड, ऐसा कुछ तो भी मैं टाइटल सोचा था और लिखने बैठा था। लेकिन आई डोंट नो यूनिवर्स क्या चाहता था मुझसे, क्या हुआ, सडनली कुछ तो भी स्ट्राइक हुआ मेरे दिमाग में एंड मैं लिखने बैठा। लिखते 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 मतलब मैंने 10 चैप्टर्स लिख लिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में लिखे, मुझे 1 महीना लगा टू बी ऑनेस्ट। 1 महीने में मैंने 10 चैप्टर्स लिख लिए। उसके बाद जब मैंने पढ़ा पहली बार, मैंने पूरा लिखने से पहले नहीं पढ़ा, जब मुझे एक आया कि राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं कि इसके आगे क्या लिखूं मुझे नहीं समझ आया, जैसे आपने बोला, तब मैं रुक के पेजेस पीछे पीछे पलटा और मैंने पढ़ा कि क्या लिखा मैंने। मैं बोला कि यार ये मैं तो चाहता ही नहीं था लिखना, लेकिन वो हो गया। मतलब यूनिवर्स ने शायद मुझसे वो करा लिया। उसके बाद फिर मैंने जब पढ़ा, फिर मैंने 2 3 लोगों से बातें की कि भाई इसका टाइटल कैसे रख सकते हैं, क्या हो सकता है। उसके बाद ये टाइटल आया। तो यस, दिस बुक इज कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको किसी ने कोई एक्स्ट्रा सजेशन दिया कि नहीं ये फालतू टॉपिक पे लिख रहा है, एज अ मेल मत लिख, इस बारे में किसी ने कहा कभी कुछ? टू बी ऑनेस्ट आई एम लकी टू बी सराउंडेड विद सुपर ऑसम पीपल्स। उसमें से कुछ मैं अगर नाम लूँ तो मेरा रेगुलर जिससे बात होती है पंकज है, आप जानते हो उससे। एंड और एक है साक्षी करके, एक मेरी फ्रेंड है, मैंने बुक में मेंशन भी किया उसके बारे में, साक्षी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं रोज मतलब देखता हूँ, उनके मोमेंट्स ट्रैक करता हूँ, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इतने कम एज में कैसे कर पा रहे। तो नहीं यार, मुझे डिमोटिवेट किसी ने नहीं किया, उल्टा बहुत सारे लोगों ने, जब उनको पता चला कि मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ करके, उन्होंने बोला कि दिस टॉपिक कमिंग फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव कंप्लीटली डेडिकेटेड टू वुमेन इज आउटस्टैंडिंग। एक एपिसोड आया था अमोल रंगारी करके, हाँ, उनको भी मैं जानता हूँ, हमारे पॉडकास्ट पे आया था। उन्होंने भी मुझे खुद बोला कि उन्होंने लिटरली, मुझे याद नहीं है कितनी बार उन्होंने थैंक यू बोला जस्ट फॉर चूजिंग दिस टॉपिक फॉर माई बुक। तो या मोटिवेशन बहुत मिला है, डिमोटिवेट अभी तक तो किसी ने नहीं किया है। यस। आपको राइटर बनने का सपना कब आया? मतलब कि आपको बचपन से इच्छा थी राइटर बनने की, नहीं ऑल ऑफ द सडन कोई इंसिडेंट की वजह से आपने ये बात चूज किया? ओके, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन भरे, मेरे दोस्त ही लोग भरेंगे कमेंट सेक्शन, क्योंकि उनको पता है। मैं जब 12th में था, कुछ हुआ था मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मतलब मेरे एक फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ मेरा झगड़ा हुआ था। एंड ऑल ऑफ सडन हमारी बात बंद हो गई थी। एंड आपको पता है बचपन में हमारा एक रहता था ना, मतलब नॉट बहुत बचपन, जब हम 11th में जूनियर में थे, तो हम देखते थे ना फेसबुक पे वगैरह भी कि दर्द भरी शायरिया कोई लिख रहा है, गाने बना रहा है ना, मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप पे रहा। क्रश ने अगर कुछ मुंह पे बोल में दिया तो हम भाई बेवफा वाले गाने सुन रहे हैं। तो वो वाला स्टेज था मेरा। नॉट लाइक अ लव ट्रायंगल वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो वाला स्टेज था कि भाई कुछ हुआ है तो लिख के एक्सप्रेस करेंगे, पता नहीं कुछ हो जाएगा। एंड ऑल ऑफ सडन मैं बोला कि अभी मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं काम करता हूँ, डायरी ओपन करता हूँ, मैं बुक लिखना चालू कर देता हूँ। अगेन आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, बस लिखना चालू कर देता हूँ। एंड वो लिखी मैंने, उसका मतलब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है, एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर लिखा। एंड 12th चल रहा था तो फिर वो भटक गया वहां से, फिर वो 3 4 साल उसके तरफ कभी ध्यान नहीं गया। बट यस, आपने जैसे पूछा, सपना 12th में आया था, तो ये सीड जो प्लांट हुआ वो 12th में ही था। एंड उसके बाद मैंने फिर बहुत सारे पोएट्रीज किए, बहुत ओपन माइक्स भी किए नागपुर में जब था मैं। चलते चलते मतलब वन थिंग लेड टू अनदर एंड ये आ गया। पोइट्री आप किस बेसिस पे करते हैं? मतलब फिलोसॉफिकल बेसिस, स्टोरी नरेटिंग बेसिस, या फिर कोई जोक टाइप पोएट्री? आप किस तरीके की पोएट्री करते हैं? पोएट्री में ना, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस नहीं है उसी की मैं पोएट्री करता हूँ। दैट्स एन आयरनी, क्योंकि मैं करता हूँ ब्रेकअप पे, मैं करता हूँ लव ट्रायंगल्स पे, मैं करता हूँ कि जैसे वन साइडेड लव में।
पता नहीं मुझे क्यों ज़्यादा रिलेट होता है ये सब चीज़ें, लेकिन मैं जब भी लिखने बैठता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ यही चीज़ें सूझती है और यही चीज़ें कर पाता हूँ। कॉमेडी जॉनर मेरा नहीं है, मैं सुन पाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, लेकिन लिख नहीं पाता। एंड ये सेल्फ हेल्प नैरेटिव द गुड गर्ल स्क्रिप्ट, ये पता नहीं मैं शायद कभी लिख पाता नहीं लिख पाता, क्योंकि सेल्फ हेल्प नैरेटिव इज नॉट माय जॉनर। लव ट्रायंगल्स, लव हेट, बेवफाई एंड ऑल, ये सब चीज़ें पोइट्री और लिखना भी बहुत अच्छे से लिख पाता हूँ। पूरे मार्केट में जैसे हम जैसे इंस्टा ओपन करते हैं इंस्टाग्राम में, तो बस एक फेमिनिज्म और एंटी फेमिनिज्म इसी के अपने को कंटेंट दिख रहे हैं। आज के पे डिवोर्स हो गया, आज किसी ने किसी को मार डाला, यहाँ पे लड़के ने किसी को चीट किया, तो ये सब चीज़ें चलती। तो इस बेसिस पे आपने एक वुमन के ऊपर बुक लिखा है। तो आपको जो लिखने के टाइम पे आपने कभी ये नहीं सोचा है कि मेल सोसाइटी मुझे क्या कहेगी? देखो, जब मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ लिखना है, तो मुझे ना एक बात याद आती है मेरे बचपन की। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब एक कोई कल्चरल फंक्शन था स्कूल में। तो उस वक्त मैंने अपने फीमेल फ्रेंड के साथ एक फ़ोटो निकाली। एंड बीइंग अ टिपिकली इंडियन फैमिली, आपके माँ बाप थोड़ी चिंतित होते हैं आपसे, मतलब बच्चा कहीं गलत संगत में ना चले जाए, कहीं इधर उधर ना भटक जाए। तो उस वक्त मैंने वो जो फोटो, मेरे घर वालों ने जब फोटो देखी मेरी एक फीमेल फ्रेंड के साथ, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड, बहन मानता है उसे मैं, आज भी है। बट माँ बाप थोड़े घबराते हैं, तो उस टाइम पे मेरे पापा ने बोला था कि बेटा नो, ऐसा वगैरह। तो मैंने मेरे पापा को एक बात बोली थी। उस टाइम पे मुझे नहीं लगा कि मतलब कुछ सही है या गलत है, बस मैंने बोल डाली कि पापा, मुझे ना सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 8th या 9th में। मैंने बोला कि पापा मुझे सोसाइटी से लेना देना नहीं है, मुझे नीबर्स से लेना देना नहीं है। जब तक आपको पता है, मम्मी को पता है, दीदी को पता है कि मैं सही हूँ। एंड वो चीज़ मेरी तब से लेकर आज तक वही चलते आ रही है। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से लोगों को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, तो वो मुझे फिर वो एंटी फेमिनिस्ट बोले, सूडो फेमिनिस्ट बोले, या फिर बोलते ना कि वुमनाइज़र बोले, पता नहीं क्या-क्या एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं आजकल लोग। बट आई डोंट केयर अबाउट देम अनलेस एंड अंटिल आई नो कि मेरा जैसा। आप जैसे फेमिनिस्ट है, तो आप ऐसा है कि मेल को सपोर्ट नहीं करते कि नहीं, आप न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं आप? अब मुझे पता नहीं कि ये टर्म एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, कि फेमिनिस्ट एक है, एक मैं बोलता हूँ सूडो फेमिनिस्ट, जो आपको बस नारे लगाते दिख जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है रियल लाइफ़ में, जिनको मैं सूडो फेमिनिस्ट को कहता हूँ। लेकिन मैं ना सूडो फेमिनिस्ट हूँ, ना ही फेमिनिस्ट हूँ, आई एम इक्वलिस्ट। आपने जैसे बोला, मैं मर्दों पे भी बात करता हूँ, मैं औरतों पे भी बात करता हूँ, मैं दोनों तरफ से बात करता हूँ। अगर मैं फेमिनिस्ट बोलूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा बायस लगूँगा, एंड मैं एंटी फेमिनिस्ट बोलूँगा तो मैं पैट्रियार्की लगूँगा। तो यस, आई एम एन इक्वलिस्ट। मुझे जिस टाइम पे जो सही लगता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अगर वहाँ पे मेरे साइड में मेरा दोस्त भी, मेरा भाई भी खड़ा रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर वो गलत है, तो बीइंग अ मैन मैं उसे समझाऊँगा, उस टाइम पड़ा तो उसके अपोज़ में भी जाऊँगा। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ आई एम मी। तो ये जो किताब है गुड गर्ल स्क्रिप्ट, ये इसके नाम के पीछे का एग्जैक्ट मोटो क्या है? हम हमेशा एक चीज़ सुनते आ रहे हैं औरतों की लाइफ में, अच्छी बेटी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी माँ बनो, और उसके पीछे एक स्क्रिप्ट रहती है, जो बचपन से उनको ट्रेन किया जाता है उसमें, कि मतलब अरे लड़की हो, धीरे बोलो, तुम किसी के घर में अभी शादी करके जाने वाली की बहू बनने वाली हो, तो तुम्हें सही से ढंग से कपड़े पहनने सीखने पड़ेंगे। तुम अभी माँ बनने वाली हो, तुम्हारी शरारतें कम करो, बचपना कम करो, बच्चों को कहाँ संभालूं। स्क्रिप्ट रेडी होता है, इनबिल्ट स्क्रिप्ट रेडी होता है उनके बचपन से। लड़कों के लिए हालांकि वैसे नहीं होता है, बहुत कम चीज़ें होती है। लड़कियों के लिए होता है एक स्क्रिप्ट इनबिल्ट। तो वो स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग द स्क्रिप्ट, देन यू आर अ गुड गर्ल, बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द स्क्रिप्ट, देन यू आर अ बैड गर्ल। सोसाइटी में टर्म करते हैं ना, अब नेबर आती वगैरह बोलते हैं ना, अरे देखो कैसे कपड़े पहन के जा रही है, बैड गर्ल। अगर वही लड़की वैसे कपड़े पहन के जा रही है, लेकिन बहुत पैसा कमा रही है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में मैनेजर लेवल पे है, चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है उसकी। अरे वो तो ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है ना, कमाती है ना, गुलछर्रे नहीं उड़ा ली है, तो उसके लिए थोड़े कम ताने पड़, लेकिन ताने पड़ नहीं कपड़ों के ऊपर रिगार्ड। अगर कोई लड़की 18-19 साल की है,
कार ड्राइव करती है, बोलेंगे कि अरे बिगड़ अमीर बाप की है, पैसा है उसके पास, बिगड़ गई है। वही अगर खुद की बेटी अगर चलाती है गाड़ी, तो वही आंटी क्या बोलती है, शी इज सेल्फ डिपेंडेंट। ये सब चीज़ें कहाँ आती है, डिवाइडेड बिटवीन अ गुड गर्ल एंड अ बैड गर्ल, उसके पीछे स्क्रिप्ट आती है। तो यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी। मैं खुद के साथ ही बैठा था जब टाइटल डिस्कस करना था, एंड बोला कि यार इससे अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे उसमें गुड गर्ल भी चाहिए था, और मुझे वो स्क्रिप्ट की जगह में कोई और वर्ड था, लेकिन मुझे जम नहीं रहा है। और जब मैंने दिमाग में एकदम हुआ कि यार द गुड गर्ल स्क्रिप्ट बहुत सही बैठेगा, एंड पूरे बुक को जस्टिफाई करेगा ये टाइटल, तो वो वहाँ से ऐसे टाइट। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको। जैसे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट कहा था कि अपने घर से इंस्पिरेशन लिया था। इंस्पिरेशन देखिए चाहे तो इंसान कहीं से भी ले सकता है, बट वो सोर्स में से हमको कुछ चीज़ मेंटली अफेक्ट करती है या फिर मेंटली हिट करती है, तभी हम उस चीज़ पे कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, वरना हम रिएक्शन देके छोड़ देते हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था कि मैं ऐसे इमोशनली क्या अटैचमेंट था कि आपने स्पेसिफिकली यही बुक लिखा और अपने घर से ही अपने अपना इसका बोलेंगे मोटिवेशन उठाया लिखने का? मैं मेरे घर पे 3 औरतें हैं, तो मैं आपको 3 स्पेसिफ़ाई करूँगा रीज़न्स कि घर से मैंने कैसे पर्सनल रीज़न से अफ़ेक्ट हुआ ये बुक। नंबर 1 अगेन, ये बुक जिनको डेडिकेट है मेरी माँ। 18 साल की उम्र से वो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद कमा रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एंड शादी के बाद भी माय फादर फुल्ली सपोर्टेड है। मेरे पापा बिज़नेस करते थे, जहाँ-जहाँ पे मेरी मम्मी की ट्रांसफ़र होती थी, वहाँ-वहाँ जाके मम्मी को पापा सपोर्ट करते थे उनके काम में भी। मम्मी का फील्ड वर्क होता था, जहाँ-जहाँ पे मम्मी पोस्टेड रहती थी, वो बहुत ज़्यादा रिमोट इलाका था। तो पापा हमेशा मम्मी के साथ जाते थे, ट्रैवल करते थे मीटिंग्स के लिए वगैरह। अ, एंड तब ना बहुत सारे आस-पड़ोस से, रिलेटिव से ये सुनने को मिलता था कि अरे! इसका आदमी कुछ नहीं करता। या फिर कहीं-कहीं पे ऐसा सुनाई देता था कि इस घर में ना औरत ही कमाती है, शायद औरत का ही चलता होगा। ये बहुत सारी चीज़ें। मैं छोटा था, उस समय पे मुझे नहीं समझती थी बातें, कि ऐसा मेरे मम्मी-पापा के सामने कोई नहीं बोलते थे। मैं था छोटा, मैं सुनता था, उस वक़्त मुझे नहीं समझती थी। आगे चलकर जब समझने लगा कि अरे! ये लोग मेरे मम्मी-पापा के बारे में ऐसे बोलते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा ना कि मेरे पापा ठीक है, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, मेरी मम्मी थी। क्या मतलब उसमें क्या डिफरेंस है? एक आदमी अगर कमाता है तो औरत घर सँभालती है। एक औरत अगर कमा रही है बाहर जाकर तो आदमी तो घर सँभालेगा ना। उनके घर में 3-3 बच्चे थे। अगर आदमी और औरत दोनों अगर कमाने जा रहे, दोनों पैसों के पीछे पागल है, तो फिर आजकल के जनरेशन में बच्चे कैसे जाते हैं फिर आउट ऑफ कंट्रोल, पता है हमको। एंड वी आर वेरी मच लकी, वेरी मच प्रिविलेज्ड कि हमारे पापा 24/7 हमारे पास रहते थे। आज अगर मैं ये बुक लिख पाया हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे पापा भी बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि मेरे पापा ने एक बैकबोन की तरह मेरे मम्मी को हमेशा सपोर्ट किया है। अगर कोई अगर कुछ ताना मारता है, तो माय पापा वाज़ लाइक अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ हर। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा, मेरी बड़ी दीदी, शी इज़ अ लॉयर, नॉट करंटली एक्टिवली प्रैक्टिसिंग, बट उन्होंने बार काउंसिल की एग्ज़ाम देखी, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया। उस टाइम पे मेरे पापा और मम्मी का ये था कि बच्ची की शादी तो करनी है, लेकिन हम दहेज नहीं देंगे। लेकिन हमारे साउथ की तरफ ऐसा है कि यार बिना दहेज के शादी होती नहीं है। कई-कई लोग तो ऐसे मानते हैं कि लड़के को जितना ज़्यादा दहेज मिल रहा है, उतना उसका ज़्यादा होना है। या फिर कोई ऐसे भी मान मैंने 2-3 रिश्ते ऐसे भी देखे जहाँ पे लड़के वालों ने आगे से बोला कि हमको दहेज नहीं चाहिए। तो लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया कि तुम दहेज नहीं ले रहे हो। ऐसी चीज़ें भी होती है। तो हमारे मॉम-डैड ने बोला कि हमने बचपन से लेकर आज तक हमारे बच्चों को बड़ा किया, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। दे आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर देमसेल्व्स। अगर टाइम पड़े तो आगे अपने फैमिली को भी वो पाल सकती हैं। तो अगर इतना पढ़ा-लिखा है तो फिर हम दहेज क्यों देंगे? हम अच्छे घर में शादी कराएँगे जहाँ पे उनको दहेज की लालच नहीं है। उस टाइम पे मैंने बहुत, बहुत ही नज़दीक वाले मेरे रिलेटिव से ये सुना है कि तेरे बच्चे की शादी नहीं होगी। तू अगर दहेज के लिए मना कर रहा है तो, तू घर पे रख ले, तू रेडी रह कि अपने बच्ची को तू घर पे ही रखेगा। बहुत ही करीब लोगों से हमने सुना है ये चीज़। लेकिन लकीली जब मेरे बड़ी दीदी की शादी हुई, बड़े जीजा ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर,
नागपुर में ही पोस्टेड है वो। एंड शी इज़ लकी इनफ एंड वी आर लकी इनफ कि उनको इतना अच्छा घर मिला। एंड उसके बाद वो जो रिलेटिव्स थे जो बोलते थे कि बिना दहेज की शादी नहीं होती, हमने उस टाइम पे बिना दहेज के शादी करा के दिखाई, वो भी पूरे शादी का खर्चा हमारे ऊपर नहीं आया, वी डिवाइडेड 50-50। एंड वहाँ पे और एक हमने एग्जाम्पल से किया है, व्हाट इज इट वी कॉल इट एज अ इक्वालिटी, क्या होती है। मतलब जो लोग बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, हमने कर के दिखाया वहाँ पे। थर्ड रीजन मेरी छोटी दीदी, शी इज़ अ पीएचडी स्कॉलर। अभी उनकी पीएचडी हो गई है, उनका वाइवा हो जाएगा तो शी विल बी अवॉर्डेड एज पीएचडी एंड शी हैज़ डन अ पीएचडी इन सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। उनके टाइम में भी सेम चीज़ें हुई थी। लेकिन अगेन शी इज़ वेरी मच लकी एंड वी आर वेरी मच लकी कि उनको भी एक पीएचडी स्कॉलर, एक केमिस्ट्री में पीएचडी हुए, जो मेरे छोटे जीजा जी हैं, वो उनको मिले। एंड हमारे घर पे ही स्टार्टिंग फ्रॉम माई मॉम डैड, देन मेरे बड़े जीजा एंड बड़ी दीदी एंड मेरी छोटे जीजा, छोटी दीदी, तीनों एक प्रॉपर इक्वालिटी के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एंड ऑल दोज माई रिलेटिव्स आर वॉचिंग दिस एंड दे आर, आई डोंट नो अभी क्या सोच रहे। तो ये कुछ ना पर्सनल रीजन था। बिना कोई स्पॉइलर फ्री आप बुक की कुछ समरी बता सकते हैं एग्जैक्टली? तो सबसे पहले यार, मेरे जो दोस्त देख रहे हैं ना ये वीडियो, जिनको मैंने बोला था जिस दिन लॉन्च हुआ था बुक, उनको मैंने लिंक बेसिकली भेजी थी कि भाई ऑर्डर करो, पढ़ो। तो सबसे पहला रीज़न बताता हूँ क्यों पढ़ना है। ठीक है, इसमें स्पॉइलर नहीं है तो आराम से पढ़ सकते हो। ये बुक ना बहुत छोटी बुक है, ऐसे नहीं कि मैं जैसे जनरली मैं रशियन ऑथर्स के लिटरेचर पढ़ता हूँ जो 700-800 पेजेस के होते हैं, नॉवेल्स बड़े बड़े। तो ये तो इतनी बड़ी नहीं है। मैंने इसमें ये बुक लिखने के पहले ही मैंने ये सोचा था कि मैं जो लिखूंगा वो शॉर्ट एंड क्रिस्प लिख रखूंगा, कि जो फर्स्ट टाइम रीडर्स है जिनको आदत भी नहीं है पढ़ने की, उन वो भी पढ़ सकते हैं ईजिली। तो ये बहुत छोटी बुक है, 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स है। आप लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए? दोनों एज ग्रुप के लोगों को। एक है अर्ली 20s में, जो है 20+ में, उन लोगों की लाइफ, स्पेशली लड़कियों की लाइफ कैसे एक ट्रांजिशन पीरियड में होती है उनके सराउंडिंग्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम हर मदर इटसेल्फ हु इज अगेन हर वुमन इटसेल्फ, वो कैसे उनको ट्रेन करती है। तो ये बुक का नाम ही आप देख सकते हो, स्क्रिप्ट है इस बुक के टाइटल में। तो वो स्क्रिप्ट कहाँ से इमर्ज होती है? वो अर्ली 20s से इमर्ज होती है, स्पेशली बहुत ज़्यादा फुली फ्लेश तरीके से। एंड सेकेंड पार्ट इस बुक का है अर्ली 30s में, जब एक लड़की की शादी होती है, उसका खुद का परिवार होता है, उसके बाद फिर उसको अलग सेट ऑफ रूल्स, अलग सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए जाते हैं। क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं, उसका मतलब ये पूरे स्क्रिप्ट का बर्थ कहाँ से होता है एंड वो कहाँ तक लेकर चला जाता है, और यहाँ पे एक औरत को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 20s से, फिर उसके बाद भी, शादी के बाद वो चलते ही रहता है। बस एक डिफरेंस मैंने इस बुक में ये क्रिएट किया है कि इसका क्लाइमैक्स मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा है, जो हम सोसाइटी में बहुत कम देखते हैं आज। इसका क्लाइमैक्स आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये स्क्रिप्ट को ब्रेक करना क्या होता है। एंड लड़कियों से ज़्यादा भी मैं लड़कों को ये क्यों पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लड़कियों की लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता है, उनको पता है लड़कियों को कि वो क्या मतलब गो थ्रू कर रही है। लेकिन हम जैसे लड़के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत कम लड़कियां होती हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि उनके घर में बस बेटे ही बैठे होते हैं, उनको नहीं पता होता है लड़कियां क्या होती है। तो अगर वैसे लोग, हमारे एज के लोग जो कुछ सालों बाद शादी करने वाले हैं, अगर उनको पता होगा एक लड़की की वो क्या होती है, क्योंकि आपकी माँ तो आपको आके बताने नहीं वाली है कि बेटा मुझे बचपन से लेकर आज तक ये झेलना पड़ा। योर मदर नेवर टेल्स यू, नेवर कंप्लेन्स यू। तो एक माँ कंप्लेन भी क्यों नहीं करती, ये भी चीज़ आपको इस चीज़ बुक में मिलेगी। तो यस, लड़कियों से ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ लड़कों को ये बुक पढ़ने के लिए, और आपको तब पता चलेगा कि ये ना ही सूडो फेमिनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, ना फेमिनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक इक्वालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। और बुक में का मैंने थोड़ा सा समरी गो थ्रू किया था, उसमें अनिका नाम से कैरेक्टर का नाम है। तो ये पूरी बुक जो है सिंगल कैरेक्टर स्टोरी बुक है कि नहीं, हर चैप्टर में अलग अलग कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं? और अनिका कौन है एग्जैक्टली? यस, तो इस बुक में अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो 3 कैरेक्टर्स हैं। अनिका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है इस बुक की, उसके बाद उसकी एक फ्रेंड है जो उसके साथ उसने कॉलेज लाइफ में साथ में थी, उसके बाद उसकी एक भांजी है अनिका की, उसके बड़ी बड़ी बहन की लड़की।
ये 3 कैरेक्टर्स है जिसके अराउंड ये पूरी बुक रिवॉल्व होती है। अब अनिका कौन है आपने जैसे पूछा मुझे। अनिका वो हर एक लड़की है जो कहीं न कहीं आज के 21st सेंचुरी में भी एक ये फेमिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट, एंटी इक्वलिस्ट बोल सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट वर्ड 21st सेंचुरी 2025 खत्म होते हुए आ रहा है, 26 चल रहा है, एआई रिवॉल्यूशन आया है, इतना आगे बढ़ चुका है वर्ल्ड, फिर भी हम एक ही चीज़ में फँसे हैं, पैट्रियार्की, पुरुष प्रधान सोसाइटी। कोई भी घर में सबसे पहले पूछा जाता है एक मर्द को क्या करना है ना? खाना बनता है तो सबसे पहले कहाँ पूछते हैं मम्मी आके? पापा को पूछती हैं। अगर आप किसी घर में जाओगे तो सबसे पहले किसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है? कहीं घूमने जाना है, आदमी डिसाइड करेगा। कुछ खर्चे करना है, पैसे किससे मांगने हैं? जाकर आदमी से मांगने पड़ेंगे। कमा कौन रहा है आगे? आदमी ही कमा रहा है। औरत कमा नहीं सकती क्या? कमा सकती है। उसको कमाने दे रहे हैं लेकिन नहीं। अभी एक औरत को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देते? उसके पीछे 2 मेजर रीज़न है। नंबर 1, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये आपने सुना होगा। उस घर में सास ही अपनी बहू को मोटिवेट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसने जैसी ज़िंदगी जी है, वो चाहती है कि तू भी वैसी ज़िंदगी जी। मैं घर में पड़ी थी, तू भी घर में पड़ी रहेगी। ये एक रीज़न है। दूसरा, एक औरत को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देते? उसके पीछे औरत नहीं, एक मर्द का डर होता है। अगर ये बाहर निकली, ये सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगी। इसके पास खुद पैसे आ जाएँगे। ये खुद अपने डिसीज़न्स लेने लगेंगी। फिर मेरे ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं रहेगी। फिर तो यार एक मेल ईगो तो हर्ट हो जाएगा। तो ये 2 रीज़न्स हैं कि एक औरत को बाहर निकलने क्यों नहीं देते एंड वो फिर पैदा होने से लेकर तो उसके आखिरी सांस तक एक स्क्रिप्ट को फ़ॉलो करते हुए रहती है। तो इस स्टोरी में जो अनिका है, उससे स्क्रिप्ट को ब्रेक किया है उसने? बिल्कुल, वो स्क्रिप्ट को ब्रेक ब्रेक किया है। अगर ब्रेक ना करती तो ये बुक का लिखना को मतलब इट विल ऑल गो टू वेन। कोई फ़ायदा ही नहीं होता ये बुक लिखने का। लेकिन उसने इस बुक को ब्रेक कैसे किया? उसके लिए हमको ये बुक पढ़ने पड़ेंगी क्योंकि हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे कि यार मतलब बहुत लड़कियाँ ट्राई कर रही है बाहर निकलने की लेकिन निकल नहीं पाएँगे। तो कैसे निकले? इस क्लाइमैक्स में आपको आखिरी 2 चैप्टर्स में पता चलेगा कि अंबिका ने ऐसा क्या अलग किया। उसके बाद आखिरी में मैंने कुछ ब्लूप्रिंट्स दिए हैं, जहाँ पे आप खुद पेन पेपर लेके जर्नलिंग कर सकते हो। ये शायद मैंने तो कोई बुक में नहीं देखा है कि कोई आपको बुक लिखने के बाद बुक जब आप खत्म करते हो पूरा पूरा पढ़ने के बाद आखिरी पेज में जब आते हो फुल स्टॉप देखने के बाद उसके बाद अभी क्या करना है, हार्डली किसी को आइडिया होता है कि अभी क्या करना है। लेकिन आप फुल स्टॉप के बाद जब पलटोगे बुक, उसके बाद आपको पूरा ब्लूप्रिंट दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और इस सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते। इस सिचुएशन में अभी तक आप क्या कर रहे थे, लेकिन इसको अगर आप मना करते हो और अपना खुद का डिसीजन लेते हो, तब आप कैसे अपना स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो, कैसा अपना स्क्रिप्ट ब्रेक कर सकते हो। ये सब चीज़ें, एक्शंस, सभी पॉइंट्स इसमें दिए हैं आखिरी में। इसमें जो आपके टारगेट ऑडियंस आप किनको कर रहे हैं कि किस तरीके के, किस माइंडसेट के लोग इस बुक को पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए, आपका जैसा माइंडसेट है वो पर्सन तो समझ जाएगा कि स्टोरी बिहाइंड द सीन क्या है। पर जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है और आप जिनको चाहते हैं कि ये पढ़ के वो अंडरस्टैंड करे, ताकि वो बुक के यानी प्रिंसिपल पे फॉलो कर सके। तो आपका यानी टारगेट आप किनको कर रहे हैं? किनको बुक पढ़ना चाहिए? कि नहीं जनरली कोई भी पढ़ सकता है ये बुक? सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर बुक लिखी है किसी ने, तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल। कोई भी पढ़ सकता है। अभी उसके पीछे का भी रीज़न मैं बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों को बोलता है यार लगता है कि नहीं मैं तो फ़िक्शन जॉनर ही प्रेफ़र करता हूँ या फिर मैं सिर्फ़ सेल्फ हेल्प प्रेफ़र करता हूँ। कोई आदमी बोलेगा कि यार मैं ये तो यार लड़की दिख रही है इस पे, ये तो मेरे मेरे लिए बुक नहीं होगी। ऐसे होता है या फिर कुछ औरतें भी होती है। बोल देंगे अरे औरतों पे बुक लिखी शायद मुझे तो पता ही होगा ना, औरतों पे लिखी है तो मैं भी तो औरत हूँ, मुझे भी पता होगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको हर चीज़ पता होती तो शायद इस तरीके के बुक्स आज मार्केट में आना बंद होते। अब ये बुक के पीछे क्या रीज़न है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, उस पढ़ने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है ये पढ़ के या फिर आपको कुछ मोटिवेशन मिला है अपना कुछ लिखने का, अपना कुछ शेयर करने का या फिर इवन आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो। बुक के पीछे आपको मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी मिलेगा
और मेरा पर्सनल ईमेल भी मिलेगा। आप मुझे गाली भी दे सकते हो, आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हो, या फिर आपको वन ऑन वन सेशन चाहिए वो भी आपको मिलेगा। मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल दिया है। तो यस, आई वांट ईच एंड एवरीवन टू रीड दिस बुक एंड देन टेल मी व्हाई इट इज गुड, और आल्सो यू कैन टेल मी व्हाई इज इट बैड। मैं अभी 2 पॉइंट में बात करूँगा। फ एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। फर्स्ट, जैसे वुमन के ऊपर बुक है तो वुमन का ही पॉइंट लेते हैं कि एक वुमन अगर ये किताब को रीड कर रही है, प्रॉपरली यानी ध्यान से पढ़ रही है, फिर उसके बाद वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने इस बुक से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले, मैं कोई नहीं होता हूँ यार किसी को कुछ सिखाने के लिए। अगर मुझे कुछ सिखाना आता तो अगेन मैं एक अपना यूट्यूब चैनल खोलता, आगे मोबाइल रखता और उनको बताता कि तुम ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। तो कहीं न कहीं मुझसे तो वो हो नहीं पाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्राई कर सकता हूँ अपने व्यूज़ आगे रखने के लिए। अगेन मैंने यूट्यूब पे वो सब चीज़ें फुल्ली फ्लेज्ड तरीके से क्यों नहीं करी, देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि आपके पास एक लग्ज़री होती है। पहले 5-10 सेकंड में अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप स्किप कर दोगे, आप स्क्रॉल कर दोगे या फिर आप बंद कर दोगे यूट्यूब। लेकिन अगर आपने ये बुक सही में ऑर्डर करी है, तो यू आर टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू समथिंग दैट यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। और तो और एक बार आपके हाथ में बुक आ गई, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप शुरू करोगे ना, आप उसका प्रीफेस ही पढ़ोगे, आप उसका डेडिकेशन ही पढ़ोगे, जो मैंने पहले पेज पे लिखा है। आई एम श्योर आप मोटिवेट रहोगे ये बुक पूरी खत्म करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि एक दिन से ज़्यादा किसी को लगेगा ये बुक कंप्लीट करने के लिए। तो यार गर्ल्स, वुमेन, it is for you, it is dedicated to you, so you should show some support to other women। आप जब पढ़े, आपको जो चीज़ें अच्छी लगे तो आप दूसरी औरतों की अपने लाइफ में उनको दे कि यार तू ये पढ़, क्योंकि तेरे लाइफ में जो चल रहा है ना दिक्कत, ये इसी की वजह से हो रही है। तो ये पढ़, फिर तेरे को समझेगा कि तू कहाँ गलत है, कहाँ पे तू अपने आप को बेटर कर सकती है। नाउ सेम गोज़ फॉर मेन ऑल्सो। वो वो अगर ये पढ़ने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको क्या अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए? यस, आदमियों का तो ऐसा है यार, जब तक आदमियों का ईगो हर्ट नहीं होता ना, तो वो कोई स्टेप लेते चाहिए सबसे पहले। तो यार मैं ट्राई करूंगा, अपना 100% दूंगा कि आपका ईगो हर्ट हो यहाँ पे, और ना ये ऑर्डर करे ये बुक। तो ऐसी चीज़ है भाई कि आप अगर बोलते हो ना कि औरतों से तो हम स्ट्रांग ही है, औरतों से तो हम मजबूत ही है, और औरत तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है, ये चीज़ जो मर्द समझते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, इस बुक में जो लिखा है ना, आप एक बार पढ़ के देखो। आपको फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा कि औरतें क्या-क्या कर सकती है और आप क्या नहीं कर सकते हो। आप अपना कैरेक्टर बहुत इस लेवल पे पाओगे जब ये आप बुक पढ़ोगे, और आपको एक वुमेन्स पर्सपेक्टिव इस लेवल पे मिलेगा। और वो क्यों, कैसे, ये आपको यही से मिलेगा। और दूसरा, कुछ लोग मेरे तरह होते हैं इक्वलिस्ट, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं फेमिनिस्ट, जो खुद को बोलते हैं। तो वो और अच्छी तरीके से खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ कैसे रख सकते हैं, अगर कोई चाहता है खुद के व्यूज़ बताने के लिए, कोई-कोई होता है पोएट्री लिखता है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस बुक में। एक औरत के पर्सपेक्टिव आप जानेंगे, एक माँ, एक बहन, आप अपने घर में ही रहते हो, जिनके बारे में आप नहीं जान पाए बहुत सारी चीज़ें, जो बिहाइंड द सीन्स जो चलते हैं आपको नहीं पता होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने लाकर रख दी हैं। आपने बुक को पब्लिश करने के पहले आपने किसी वुमन से कोई ओपिनियन लिया इसके बारे में, इस बुक के बारे में? क्योंकि देखिए हम बहुत सारे फैक्ट्स भी पढ़ते हैं, बहुत सारे मीम्स भी पढ़ते हैं, उसमें कहा जाता है कि औरतों को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक मैंने एक मीम देखा था, एक छोटी सी बुक थी, बोले आदमियों को समझने के लिए इतनी सी बुक चाहिए, और औरतों को समझने के लिए इतनी बड़ी बुक थी, और उसमें भी लिखा था पार्ट 1। राइट, राइट। मैंने शायद, हाँ। तो आपको फिर आपने एक जैसे कहा कि आप एक दिन में भी कोई शायद कोई बुक पढ़ सकता है, और ये वुमन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि व्हाई ओनली वुमन। तो आपने किस वुमन से कंसल्टेशन लिया था कि नहीं ये कंटेंट ओके है कि नहीं है? ये तो कोई लड़की बोलेंगी कि नहीं हम तो ऐसे करते ही नहीं करके हमको गलत प्रूफ कर रहे हैं। आपने किस कंसल्टेशन लिया था इसमें? तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे जिनसे कंसल्टेशन लेना था, उनसे मैं ले नहीं पाया। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि मुझे उनके लिए ये बुक सरप्राइज़ रखती थी। नंबर 1 मेरी माँ, नंबर 2 मेरी सिस्टर्स। ये हाइली डेडिकेटेड उनके लिए है, तो उनके लिए तो सरप्राइज़ रखना था, तो मुझे तो डिस्क्लोज़ नहीं करना था। तो मैं अगेन ये बुक के पीछे
जब मैं लिख रहा था तो 3 से 4 लोगों से मैंने कंसल्ट की थी। उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम अगेन मैंने इस बुक में दिया है स्टार्टिंग में ही, एंड 3 लड़के थे जिनसे मैंने बात की। तीनों लड़कों ने इतना सपोर्टिव वे में मुझे कहा कि भाई अगर तू लिख रहा है एक औरत के बारे में तो सही लिखेगा। क्यों? क्योंकि जब उनके लाइफ में कुछ औरतों के देखे दिक्कतें हुई थी एंड जो चीज़ें मैंने उनको फिर समझाई, उन्होंने मतलब उनको कहीं न कहीं हेल्प करा वो चीज़ें। तो उन्होंने तो बोला कि यार यस, गो अहेड, बहुत सही लिखा है। और सबसे मेन जो लड़की है जिसका नाम यहाँ पे इस बुक में है, उसको मैंने पढ़ाया। पहले 1 या 2 चैप्टर मैंने उसको पढ़ाया एंड गो थ्रू किया स्टार्टिंग में ही कि मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, इसका ये फ्लो रहेगा, इसका क्लाइमैक्स ऐसा कुछ रहेगा। एंड शी वाज़ टू हैप्पी दैट उसने बोला कि यार एक लड़का अगर लिख रहा है तो आई एम डेफिनेटली वेरी मच एक्साइटेड टू रीड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि तू एक लड़की के बारे में, एक औरत के बारे में क्या सोचता है। एंड जब उसने पढ़ा पहले 1-2 चैप्टर्स एंड शी हैड नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। वो बोला कि यार पूर्णा, गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। आई एक्साइटेड कि वो जब तू पब्लिश करके लाएगा आई विल बी द वन टू रीड इट फर्स्ट। एंड कई सिग्नल्स ही मिले थे जिन लोगों को मैंने बताया इस बारे। आपको अभी तक के कोई क्रिटिसिज्म आया नहीं बुक को लेके? यार मैं चाहता हूँ क्रिटिसिज्म आए, क्योंकि यार मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा पैशन है राइटर बनना, मेरा रिटायरमेंट प्लान है राइटर बनना। तो अगर मेरे बुक को लेकर क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो फिर मुझे चैलेंज नहीं मिलेगा और मुझे इससे बेटर और कैसी बुक लिखनी चाहिए, या फिर इसमें भी कौन सी चीज़ें मैंने छोड़ दी है, मतलब जो मैं कवर नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें भी मुझे आप अगर बताओगे तो बहुत सही रहेगा। एंड अगेन क्रिटिसिज्म की अगर बात करें ना यार, मुझे अप्रिसिएशन से ज़्यादा ना क्रिटिसिज्म फ्यूल करता है। ईगो हर्ट नहीं होता है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना हमारा काम, दे रियली वांट यू टू ग्रो। क्योंकि यार अप्रिशिएट तो कोई भी कर लेता। आप मुझे अभी मिले हो, अगर आपको मैं अगर बताऊंगा कि ये मैंने बुक लिखी है, मेरी पहली बुक, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। आप तो यार फुल ऑन आधा घंटा भी मेरी तारीफ कर सकोगे, राइट? लेकिन जो मुझे अच्छे से जानता है, या फिर कोई भी ऐसा रैंडम इंसान भी हो जिसने पढ़ी है बुक और उसको लगता है कि यार नहीं यार कुछ तो खटक रहा है, एंड व्हेन ही क्रिटिसाइजेस द वर्क, द लिटरेरी वर्क स्पेशली, वो उस इंसान की भी एक कैरेक्टर शो करता है कि तुम किस हिसाब से क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगेन वो मुझे भी हेल्प करेगा कि मैं अपने ऑडियंस के तरफ बहुत अच्छी तरीके से रीच कर पा रहा हूँ, एंड दे आर गिविंग मी फीडबैक्स, क्रिटिसाइजिंग मी, एंड विच अगेन हेल्पिंग मी इन डूइंग माय बेस्ट। का हार्ट ब्रेक हुआ है क्या कभी? किसका नहीं होता है? हुआ है। ये बुक के पीछे भी हार्ड ब्रेक ही था, एंड बहुत सारी चीज़ों के पीछे हार्ड ब्रेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के पहले आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सूडो फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट, मतलब जो नारे लगा के रहते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब एक वॉल कहाँ पे बनाएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रू फेमिनिज्म एंड व्हाट इज द सूडो फेमिनिज्म? मैं नाम नहीं लूँगा अगेन, लेकिन मैंने बहुत से सूडो फेमिनिस्ट से मिला हूँ, बहुत कुछ तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि यार हमारे ऊपर ना गलत हो रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड ना यार मेरी बात सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनना चाहिए। मैं जब रीज़न पूछता हूँ कि क्यों नहीं सुनता, कुछ ना, नहीं यार बस सुनता नहीं है। मैं बोलता हूँ कि क्या बातें सुननी चाहिए तुम्हारी? बोलते यार उसका बॉयफ्रेंड देखना उसको कितना इंपॉर्टेंस देता है। मैं जब पूछता हूँ कि यार उसका बॉयफ्रेंड उसको इंपॉर्टेंस देता है क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो उस लड़की को पता है कि अगर आज मैं इसकी इज़्ज़त नहीं करूँगा ना, वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि वो मेरे को छोड़ के भी चले जाएँगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक तू है, जो बस बातें कर रही है कि यार ये मुझे इज़्ज़त नहीं देता, ये मेरी कदर नहीं करता, ये मुझे पूछता नहीं। एंड तू क्या कर रही है? तू तो यार घर पे बैठी है, उसके कॉल का इंतज़ार करती है, वो गाली देता है तो खा लेती है, मुझे के कंप्लेन करती। लेकिन तू अपने पर्सनल लेवल पे खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी बार ठेस पहुँचाए, तू कुछ कर रही है क्या? नहीं, करती नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आज हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं औरतों को लेकर। अ, ओकी बाबा करके एक फेमस है हमारे, है ना? मैं उनके प्रवचन देखता हूँ, नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, बट मुझे बहुत सारी बातें उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो उनके ना पुतले जला रहे थे, उनके फ़ोटोज़ जला रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने औरतों पर कुछ कमेंट किया था गलत।
लिव इन रिलेशनशिप में जो औरतें रहती है या फिर ऐसे कुछ चीज़ों पर। तो यार औरतें बाहर निकली, रास्तों पर निकली, उनका फोटो जला रहे, ये सब चीज़ें हो रही हैं। कौन है ये लोग? सूडो फेमिनिस्ट। अब आप बोलोगे कि फेमिनिस्ट कौन है? तो मैंने एक रील देखी थी, आप सब लोगों ने देखी होंगी, तूने भी देखी होगी। एक था लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ तो भी बातें हो रही थी। रिपोर्टर पूछ रहा था, एक औरत बोल रही थी कि यार दैट्स माय लाइफ, मैं चूज़ करूँगी किसके साथ रहना है, कितनी बार रहना है। तो उसके साइड में एक औरत थी, है ना? उसने बोला कि मैडम आप ये कहना चाहते हैं कि आपको टेस्ट ड्राइव लेना है ना? तो वो लड़की बोली हाँ, हाँ टेस्ट ड्राइव लेना है क्योंकि मेरी लाइफ है ना यार, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम अ फेमिनिस्ट बोली। तो उसने औरत ने बोली ये देखो ये जो औरत बोल रही है बोले इसको ना है बोले। ये ना ये फेमिनिज्म वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है बोले। हमारे हमारे लैंग्वेज में इसका सेट है। तो यार दिस इज द रियल फेमिनिस्ट। एक औरत ही एक औरत को समझा रही है कि यार ये सही बात नहीं है। तो ये होते हैं फेमिनिस्ट। आप एक ही वीडियो में देख सकते हो कि कौन फेमिनिस्ट है और कौन सूडो फेमिनिस्ट है। जो सिर्फ बातें करते रहते हैं और टिप्पणी देते रहते हैं वो है सूडो फेमिनिस्ट। और सही में आज बहुत हमारे एयरफोर्स नेवी और आर्म फोर्सेस में लीड कर रहे बटालियंस को औरतें। ऑपरेशन सिंदूर किसने लीड किया? दो औरतों ने लीड किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो किसने आके सब चीजें बताई थी? दो औरतें थी वहां पे, कमांडर्स थी वो। मुझे उनका रैंक नहीं पता सॉरी, लेकिन कमांडर्स थी वो वहां पे, औरतें थी। तो ये है रियल एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिज्म। और जो भाई जो रास्ते पे निकलते हैं स्ट्राइक वगैरह लगाते हैं, नारे लगाते हैं, वो तो सूडो फेमिनिस्ट उनको कहूंगा मैं, जो सिर्फ बातें करते हो करते कुछ नहीं। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारी दी। आपने डिफरेंशिएट बताया कि एग्जैक्ट फेमिनिज्म क्या होता है, सूडो फेमिनिज्म क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों सोसाइटी में इक्वालिटी रहनी चाहिए। बट इसके अलावा एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक बुक लिखना काफ़ी मेहनत का काम है। क्योंकि आपको जो रीड कर रहा है आपको एट द एंड तक के उसको पकड़ के रखना है कि भाई ये पूरा रीड करे करके। तो एक एक सस्पेंस क्रिएट करना है, एक ट्विस्ट क्रिएट करना है उस पे। तो एक बुक जो रहता है, कोई उठे कभी भी लिख सकता है कि नहीं आपको अंदर से कुछ हिट होता है तभी आप लिख पाते हैं। क्योंकि फिर से मैं थोड़ा-सा टाइम में पीछे आऊँगा। आपने कहा था कि ईगो काफ़ी बेकार चीज़ होती है करके, ईगो पे आ जाता है तो इंसान कुछ भी कर देता है। तो बुक कोई भी लिख सकता है कि कोई इंसिडेंट से ही लिख सकते हैं? देखो यार ऐसी चीजें है ना कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको लिखना पसंद है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ कुछ खराब कुछ चीज़ें हुई नहीं है या फिर कुछ टर्निंग पॉइंट आया नहीं है। कुछ लोगों के हार्ट ब्रेक्स हुए, कुछ लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में, बट वो लिख नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। अगेन आपने ईगो की बात करी, यस ईगो पे आता है तो इंसान कुछ भी कर पाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है राइटिंग के पीछे दो ही चीज़ होती है। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो कि आप राइटर बनो, आपका कुछ ऐसा ड्रीम है, जैसे मैं बोलता हूँ कि इट इज़ माय रिटायरमेंट प्लान, मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेके फुल टाइम ऑथर बनना है। तो ऐसे लोग लिख पाते हैं। उठे-सुठे आप बोल दो उनको एक टॉपिक दे लो, वो लिख लें। उनको नहीं भी समझ रहा है, वो रिसर्च करेंगे और वो लिख लें। आप 10 पेज बोलोगे, वो 100 पेज लिख के देंगे। दूसरे ऐसे लोग होते हैं, जो सीखते हैं लिखना कैसे होता है, जो इसकी कोर्सेस होती है, राइटिंग की कोर्सेस होती है। आपको फिक्शन ऑथर बनना है, आपको सेल्फ नैरेटिव चाहिए, आपको जर्नलिज्म में कुछ लिखना है, न्यूज़ आर्टिकल सीखना है, हर चीज़ के अलग-अलग कोर्सेस होते हैं। तो यस, हू इज़ नॉट अ नेचुरल ऑथर, दे कैन गो लर्न एंड देन दे कैन कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर ओन वर्ड्स। कुछ लोग होते हैं जैसे मैं, आई एम अ सेल्फ टॉट पर्सन। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फुली फ्लेज्ड एक ऑथर हूँ, राइटर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लिखना आता है, नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। बट ऐसा है कि मुझे कहीं न कहीं बचपन से एक था कि यार बुक के कवर पेज में ना मेरा नाम चाहिए, तो ऐसे तो नहीं आएगा। तो मैंने फिर सालों की मेहनत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीने में बैठ के ये लिखा, लेकिन इसके पीछे जो 6 साल की मेहनत है, जो मैंने सपना देखा, मैनिफेस्ट करा कि यार बुक के आगे मेरा नाम चाहिए, तो वो पीछे 6 साल की मेहनत। तो उठे-सुठे कोई तो ऑथर नहीं बनता है, राइटर नहीं बनता है। हाँ, वो ड्राइविंग फोर्स चाहिए उसके पीछे कि मुझे वर्ल्ड के सामने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लाना है। तो फिर वो अपने वीडियो फॉर्मेट के हिसाब से ला सकता है या फिर मेरे जैसे बुक में लिख सकता है।
दैट्स इट। अभी जैसे कोई न्यू ऑथर है जो अभी आ रहे हैं, बड़ी ऑथर्स है या फिर बहुत सारे जिनका सपना है कि हमको ऑथर बनना है करके। हम एक सिनेरियो ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने बुक लिख दी है, तो वो पब्लिश कैसे करेगा बुक को? ओके, तो मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आप सबसे पहले आस-पास में देखो, आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स में या फिर आपके कोई करीब के रिश्तेदारों में कोई ऐसा जो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या फिर आपके दोस्त के थ्रू कॉन्टैक्ट में जो राइटर है ऑलरेडी, जो लिखता है वो। क्योंकि आप ऐसे ही मार्केट में निकल जाओगे और मुझे बोलोगे कि यार मुझे बुक लिखना है। आप पब्लिशिंग हाउस घूमते बैठोगे ना, 10 साल घूमते बैठोगे, कोई आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? आपने बोला नया ऑथर, नए ऑथर को उतना क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। बड़े-बड़े पब्लिशिंग हाउस रिस्क भी नहीं ले सकते उतना बड़ा। तो यस, पहला ये चीज़ है कि आप कोई एक कॉमन ऐसा एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूँढो जिसने ऑलरेडी एक आध बुक तो भी पब्लिश किया है। उनसे आप हेल्प लो कि उन्होंने कैसे किए। सेकंड, बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस है, स्मॉल स्केल पब्लिशिंग हाउस है इंडिया में, जो आपको अलग-अलग पैकेजेस ऑफ़र करती है आपके बजट के हिसाब से, जिसमें आपको वो टाइप सेटिंग ऑफ़र करती है, कुछ आपको एडिटिंग करवानी है आपके बुक में, वो भी हो जाता है, आपका कवर पेज डिज़ाइन करना है, वो भी हो जाता है। इवन आपको एडवर्टाइज़ करना है अपने बुक को, ऑल ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंक्लूडिंग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, वो चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन योर बजट कंस्ट्रेंट। तो यस, आप जा सकते हो, बट ऐसा है कि जो ऑलरेडी कोई अगर पब्लिशिंग हाउस आपको पसंद है तो उसमें जो जिन लोगों ने आज तक लिखा है, अपना बुक पब्लिश करवाया है, कम से कम 5 लोगों से आप बात करो। पूछो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सब चीज़ें पूछ लो। पोस्ट प्रोडक्शन सर्विस कैसी थी? क्योंकि बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस कैसे होते हैं, पब्लिश तो कर देते हैं, मार्केट में बुक आ जाती है। उसके बाद भी पेमेंट को लेकर या फिर आगे एडवर्टाइज़मेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रिंटिंग के बाद भी। वो चीज़ों में डिले पड़ जाते हैं पब्लिशिंग हाउसेस। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए आप पहले बात करिए आपके कोई फ्रेंड से या फिर जो पब्लिशिंग हाउस आपने चूज़ किया है, उसके ऑथर से बात करिए, देन ओनली यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। और इसका भी जैसे बुक लिख दिया मैंने, किसी पब्लिकेशन के पास भी चला गया, उसने पब्लिश भी कर दिया। इसमें जो कॉपीराइट रहता था कि मेरा कंटेंट कोई चोरी ना करे, तो इस ये प्रोसेस सब इंट्रोड्यूस होता है। ओके, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉपीराइट जो होता है वो अपने ऊपर रहता है कि अपने को करना है या नहीं। बहुत सारे राइटर्स कॉपीराइट के लिए रजिस्टर नहीं करते बुक्स क्योंकि उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन आउट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जब आप पब्लिशिंग हाउस में जाते हो अपनी कॉपी लेकर, तो ये बुक के लिए आपको एक आईएसबीएन नंबर मिलता है। आप अपने बुक के पीछे देख सकते हो इस बारकोड, उसके ऊपर एक नंबर रहता है। वो आईएसबीएन नंबर यूनिक नंबर होता है सिर्फ़ आपके लिए। वो टाइटल, ऑथर का नाम और ये बुक, ये डेडिकेटेड होता है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नंबर से सर्च करोगे तो आपको ये बुक नहीं आएगी। नंबर 1 ये आपके नाम पे आज नहीं। नंबर 2 कॉपीराइट जो होता है इंडिया की अगर बात करूँ, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम आता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ, जैसे कोई वर्क आप लिखना चालू करते हो ऑटोमेटिकली वो कॉपीराइट जनरेट होता है आपके नाम पे। कैसा? आप पब्लिशर के पास जाओगे, तो आपको जब प्रिंट करके देता है आपकी कॉपी, तो उसके फर्स्ट पेज पे ही वहाँ पे लिख के होता है, दिस कॉपीराइट इज़ 100% डेडिकेटेड टू दिस ऑथर। वहाँ पे लिखा होता है। लेकिन अगर आपको कोई लीगैलिटीज़ में पढ़ना है, अगर मान लो कि 2-3 साल बाद आपकी बुक की किसी ने कॉपी करी। देखो आजकल ऐसा है कि प्लेगरिज़्म तो बहुत सारी लोग कर सकते हैं और अगर आपको लीगैलिटी में नहीं फँसना है ना, तो मैं आपको सीधा बोलूँगा गवर्नमेंट की एक साइट है, वेबसाइट है, वहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओ, अपनी पीडीएफ अपलोड कर दो। उसका जो बस ऐसा है कि उसका जो प्रोसेस है 6 मंथ्स का है। 6 महीने में आपको आपके नाम पे कॉपीराइट मिलेगा। कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके पीछे, फिर उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए आपके बुक का, आपके काम का कॉपीराइट आपके ऊपर रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन जनरली ऑथर्स ये सब चीज़ें नहीं करते। बुक राइटिंग एक पैशन, हॉबी, एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। बट जैसे आपने कहा कि आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना था ताकि आप फुल फ्लेजेडली ऑथर बन सके। पर देखिए, सर्वाइव करने के लिए इंसान को पैसा चाहिए होता है।
तो किसी ऑथर ने एक बुक के ज़रिए कैसे अर्न कर सकते हो? मैं ना एक परसों ही एक दोस्त से बात हो रही थी सेम टॉपिक पे, तो मैंने उसको बोला था यार अगर मेरा बस चले ना, मैं अभी अपना लैपटॉप, मेरा डायरी पेन लेके पहाड़ों में चले जाओ सब कुछ फेंक के ना। मतलब एक अगर आपको पैशन की आप जब बात करते हो, पैशनेट राइटर वो होता है, वो सही में सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जा सकता है। लेकिन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती है। हमारे पीछे हमारे फैमिली में अगर हमारे माँ बाप है बहुत सारी चीज़, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि बस्ता उठाओ और निकल पड़ो सब कुछ छोड़ के, ऐसा नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका कर्तव्य है, मतलब आपको निभानी पड़ती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, कैसे अर्न करें? सबसे पहले अगर आपको राइटर बनना है क्योंकि आपको पैसा अर्न करना है, तो आई एम सॉरी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राइटर जब कुछ बातें लिखता है, हम जब वो पढ़ते हैं, जब तक हमारे दिल पे नहीं लगती, हम किसी को बताएं कि नेका किया कि काम अच्छा है तू भी पढ़ कर, और वो दिल पे कब लगती है पता है? जब वो राइटर ऑनेस्टली बिना कुछ सोचे समझे, ये भी उसके दिमाग में नहीं रहता कि यार ये बुक एक इंसान भी पढ़ेगा या नहीं, या फिर ये बुक मुझे जितना मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके मार्केटिंग और पब्लिशिंग, वो 1 लाख छोड़ 50,000 भी निकल के आएंगे क्या नहीं मेरे, ये सब ना सोचते हुए सिर्फ उसको एक बात पता होती कि भाई मेरे को लिखना है बोले तो लिखना है, बस कोई पढ़े ना पढ़े मुझे लिखना है। ये आपका जब एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जब आप बुक लिखने बैठते हो, देन ओनली यू कैन कंसिडर योरसेल्फ अ राइटर। एंड मैं जब बोलता हूँ कि यार मेरा रिटायरमेंट प्लान है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जॉब छोड़ के पढ़ाई छोड़ के अभी से लिखने बैठ गया हूँ, नहीं। वो भी मेरे घर पे है, मेरे माँ बाप, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, मुझे जॉब भी करना है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक फुली फ्लेज्ड राइटर बनना है ना, तो मैं टाइम निकाल लूँगा ऐसे। मैं 8 घंटे की जगह 6 घंटे सोऊँगा, 5 घंटे सोऊँगा, 3 घंटे इधर उधर दिन के लिखूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं जॉब से जितना पैसा कमा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं यहाँ से कमा रहा हूँ, उस दिन मैं छोड़ जाऊँगा जॉब। तो यस, तब तक मुझे लगता है कि कोई भी आउट ऑफ मोटिवेशन सब कुछ छोड़ छाड़ के ये काम नहीं करना है, मुझे तो भी ऐसा लगता है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप घर से बहुत अच्छे हो, बहुत जमा है आपके घर पे कि आप बैठ के खा सकते हो। एट दैट टाइम यू आर द प्रिविलेज्ड सन और डॉटर हू कैन डू दैट। तो जैसे आपने अभी पूरा पॉडकास्ट सुना है ये बुक के ऑथर के बारे में, जिसमें एक फेमिनिज्म का एक्चुअल मीनिंग राइटर ने कहा है। राइटर का नाम पूर्ण चंद्रा। तो इन्होंने एक अपना थॉट बताया है कि कैसे एक वुमन का जो रोल रहता है, डेजिग्नेशन रहता है, पहले से डिसाइडेड रहता है। मतलब एक सोसाइटी का नॉर्म्स रहता है कि एक वुमन ने ये करना ही चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कि वो इंडिपेंडेंटली रह नहीं पाती है, कि वो इंडिपेंडेंटली खुद के डिसीजन ले नहीं पाती है। तो इस बैरियर को ब्रेक करते हुए उन्होंने एक बुक लिखी है, द गुड गर्ल स्क्रिप्ट। तो ये बुक आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बुक के पीछे भी काफ़ी ईमेल आईडी है, तो आप ये रेफ़र करके भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हर किसी ने बुक रीड करना चाहिए। ठीक है, आप अगर सपोर्ट नहीं करना चाहते बट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ लीजिए। क्यों? ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव वुमन को लेके क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सुजय को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है विद इन पॉडकास्ट में। एंड जब सबसे पहले मुझे पता चला था कि यार मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, उसके थ्रू मुझे पता चला कि सुजय पॉडकास्ट कर रहा है एंड ही वांट टू बी इन पॉडकास्ट, तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगा था। एंड उसके बाद उसने कॉल किया, बताया कि यार फेमिनिज्म पे अगर बुक लिखिए तो हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। एट अ ग्रेट टाइम रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट। मैं चाहता हूँ 2-3 चीज़ें आपसे कराऊँ, इतना एफर्ट आप लो। सबसे पहले आप लाइक करो ना करो मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, अगर आपको पसंद आएगा ये पॉडकास्ट लाइक करो, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप शेयर करो उन बडिंग ऑथर्स के साथ, या फिर ऐसे कुछ लोग जिनको बस लिखना पसंद है, लेकिन पता नहीं है कि उनको उस लिखने के डायरेक्शन को कहाँ लेकर जाना है। उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो। और दूसरा, हर एक उस अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो कभी ना कभी सोचा होगा कि यार मेरा भी एक यूट्यूब चैनल रहना चाहिए, मैं भी कुछ पॉडकास्ट बनाऊं या फिर एक गेमिंग चैनल बनाऊं। तो वो कैसे होती है उसकी जर्नी आपको इस पॉडकास्ट से सुजय के थ्रू आपको पता चलेगा। इसको इंस्टाग्राम पे विथिन कास्ट करके यूजर नेम है, आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इसके बाकी कंटेंट को देखो ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले और आपको एक
ब्लूप्रिंट मिले कि हम भी अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।